हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमंस की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड, इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीजेस को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो उनके लाइफ प्रोसेसेस हैं या उनकी मूवमेंट्स हैं या फिर उनकी बॉडी में होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट या फिर एक्टिविटी है, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होती है खूब सारी एनर्जी। तो ये एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। तो जब हम खाना खाते हैं और फिर इनहेल करते हैं, तो इस इनहेल करने से हमारे अंदर जाती है ऑक्सीजन, और जो खाना हमने खाया होता है उस खाने को जाके ब्रेक करती है और फाइनली हमें उस खाने से मिलती है एनर्जी। इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? सो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और इस खाने को ब्रेक कर देगी और इससे रिलीज करेगी बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो जो हम फूड खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है और उस ऑक्सीडेशन से निकलती है हमारे लिए एनर्जी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आया कि रेस्पिरेशन एक्चुअली हो क्या रहा है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में सिर्फ इतना हो रहा है कि जो हमने खाना खाया है डाइजेस्ट हो गया है। अब उसके बाद इस फूड पर एक्ट करेगी ऑक्सीजन, इस एब्जॉर्ब्ड फूड पर एक्ट करेगी ऑक्सीजन। तो हमने यही पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, बॉडी ने खाने को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस एब्जॉर्ब्ड फूड पर एक्ट करेगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या करेगी? इस खाने से एनर्जी को रिलीज करेगी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, that is adenosine triphosphate. So I am writing it over here, ATP. So it is adenosine triphosphate. क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब भी हम रेस्पिरेशन की टाइप्स बताते हैं तो यहाँ पर हम क्या बताते हैं? वी टॉक अबाउट द यूटिलाइजेशन। सो वी टॉक अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। कुछ ऐसी रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकती और कुछ ऐसी होती है जो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन हो सकती है। मतलब बिना ऑक्सीजन के भी खाने से एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो इसी बेसिस पर हमने रेस्पिरेशन को क्लासिफाई किया है 2 टाइप्स में। द वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, right? So where oxygen is utilized, and the second one is where oxygen is not utilized. So that is aerobic and anaerobic. So aerobic, so air. So we need air, and what does air has? Air has oxygen. Anaerobic, so without oxygen. So we will be writing over here without oxygen, energy is released from food. Clear? So I hope this is clear. The next is the human respiratory system. तो इससे पहले कि हम हर एक पार्ट को पढ़ें, हम क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आपको कोई बोलता है कि ब्रीथ, तो आप क्या करते हो? यू जस्ट क्लोज योर माउथ
and you inhale through your nose. ठीक है, so the first part over here is this part, that is nose. nose के बाद यहां पर आता है, this is called as nasal chamber. ठीक है, और ये जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखाए हैं ना, these are basically the pollutants or the germs which come along with the air. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहां पर आओ, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फायरिंग्स. क्लियर. उसके बाद उसके नीचे आता है लायरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बुलाते हैं, जिसे हम क्या बुलाते हैं, साउंड बॉक्स. अब उसके बाद ये वाली ट्यूब आती है. ठीक है, सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रेकिया. Then after trachea, you see this trachea is dividing into two. तो ये जो two हैं, ये क्या हैं? So this one is the bronchus. कौन सी? एक left bronchus है और एक right bronchus है. तो ये भी bronchus है ये, और यहाँ पर ये भी bronchus है, and together we call them as bronchi. ठीक है, so left and right bronchus. क्लियर. अब उसके बाद ये जो ट्यूब है ये फाइनली एंटर कर रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर. आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर. तो जल्दी से बताओ हम इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं. सो यस, दीज आर द ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एज लंग्स. ठीक है, तो जब ये ब्रोंकस एंड होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होते हैं कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई एक्चुअल में वो जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. ये वो जगह है जहां पर एक्चुअल में ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से या फिर वेस्ट गैसेस हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं. ठीक है, तो चलें आगे देखें, हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले है नोज. सो दिस इज आवर नोज. ठीक है, तो नोज में वी सी देयर आर टू होल्स. ये जो दोनों होल्स हैं इनको हम बुलाते हैं नॉस्ट्रिल. अब ये जो नॉस्ट्रिल है ये ही एंट्री पॉइंट है हमारी बॉडी में एयर के लिए. सो एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और ये जो दो ओपनिंग्स होती हैं इसके बाद आता है एक बड़ा सा चेम्बर, ये वाला चेम्बर. ठीक है, ये जो लाइट पिंक में आप यहाँ पर देख रहे हो, सो दिस इज द नेसल चेम्बर एंड दिस इज नोज. क्लियर. तो नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल क्या है? नॉस्ट्रिल बेसिकली ना, अगर हम अंदर से देखें तो नॉस्ट्रिल के अंदर काफ़ी सारे हेयर होते हैं और म्यूकस भी होता है. तो हमेशा ये बोला जाता है कि जब भी ब्रीद करो तो हमेशा नाक से करो, मुंह से नहीं करो. क्यों? क्योंकि जब हम नोज से ब्रीद करते हैं तो नोज में ये हेयरी लाइनिंग होती है जो डस्ट को प्रिवेंट करती है फ्रॉम रीचिंग द लंग्स. ठीक है, तो जब हमने ब्रीद किया, अगर उसमें कुछ भी ऐसा पॉल्यूटेंट था या पार्टिकल था या इवन जर्म्स थे, वो सारे के सारे हमारे नॉस्ट्रिल में हेयर्स में फंस जाते हैं और फाइनली सिर्फ क्लियर एयर हमारे अंदर जाती है, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में एंटर नहीं करते हैं. राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयर इन आवर नॉस्ट्रिल्स. क्लियर. नाउ द नेजल चेम्बर हैज ऑल्सो म्यूकस. तो जैसे हेयरी लाइनिंग जो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रही है, पकड़ रही है, वैसे ही जो नेजल चेम्बर में म्यूकस है वो जर्म्स को ट्रैप कर रहे हैं एंड इवन द डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है, अब जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हवा अंदर जाती है. जब ये हमारे नेजल चेम्बर से पास हो रही होती है तो यहाँ पर ये वार्म होती है और ये काफ़ी मॉइस्ट हो जाती है, एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू द नेक्स्ट पार्ट्स एंड फाइनली रीचेस द लंग्स. राइट. तो अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है दैट इज द फायरिंग्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. सो दिस इज फायरिंग्स. ठीक है, तो फायरिंग क्या है? तो ये एक ना, जब एयर पास हो गई
नाक से निकल गई, ठीक है, नेजल चेम्बर से भी आ गई, अब फाइनली वो पहुंचेगी यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये है हमारा नोज, नेजल चेम्बर, और ये है हमारा माउथ, ठीक है। तो अगर आप नाक से ब्रीद करते हो या आप माउथ से ब्रीद करते हो, तो उस केस में, दोनों ही केस में फाइनली जो एयर जाएगी वो मिल जाएगी फायरिंग्स में जाकर। तो फायरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी एंड इवन फूड के लिए भी। तो जब आप खाना खाओगे ना तो फायरिंग्स में खाना जाएगा, ठीक है। तो खाना और हवा दोनों ही फायरिंग्स में पहुंचते हैं, ये दोनों को अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाने के लिए एक कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सो ये वाली जो ट्यूब है, दिस इज ट्रेकिया, और ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस या फिर हम इसे क्या बुलाते हैं, विंड पाइप। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खाना और हवा हमारे फायरिंग्स में मिल रही हैं, और अब यहाँ से फायरिंग्स से दो पैसेज आ रहे हैं, एक आ रहे हैं विंड पाइप, मतलब कि वहाँ से हवा जाएगी, और एक आ रहा है फूड पाइप जहाँ से खाना जाएगा। क्लियर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज लायरिंग्स। तो हम क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है लायरिंग्स, और लायरिंग्स को हम बुलाते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो ये ट्रेकिया की एंट्री पर है। तो फायरिंग्स हुआ, फायरिंग्स के बाद, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हुआ फायरिंग्स, और फायरिंग्स के बाद यहाँ पर, इससे पहले कि ट्रेकिया शुरू हो, यहाँ पर होता है एक पार्ट विच इज कॉल्ड एज लायरिंग्स, जिसे हम क्या बुला रहे हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। इसमें दो लिगामेंटस फोल्ड्स होते हैं जिन्हें वॉइस कॉर्ड्स बुलाते हैं। तो एयर एक्सपेल हो जाती है फोर्सिबली थ्रू वोकल कॉर्ड्स, और वो वाइब्रेट करती है और वो साउंड प्रोड्यूस करती है। वहीं पर फ्रंट ओपनिंग में ग्लॉटस होता है ऑफ विंड पाइप एंड इट इज गार्डेड बाय मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड एपीग्लॉटस। तो अब क्या होता है, हमने बोला कि एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड। तो कॉमन पैसेज क्या है, एक फायरिंग्स है, और फायरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। अब क्या होगा, जब आपने खाना खाया है तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट द डे एंड नाइट 24 आवर्स चलता रहता है। तो उस टाइम पर जब आपने खाना खाया है तो खाने को कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में, और विंड को कहाँ जाना चाहिए, विंड पाइप में। तो उस टाइम पर जब आप खाना स्वॉलो करते हो तो उस टाइम पर तो एक कवरिंग है। अगर मान लो ये दो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये फायरिंग्स, यहाँ पर एक कॉमन पैसेज है और ये दो ट्यूब है, दिस इज विंड पाइप एंड दिस इज फूड पाइप। तो जब आप खाना स्वॉलो करोगे तो उस टाइम पर एक कवरिंग आएगी जो विंड पाइप को कवर कर देगी, और खाना जो है वो फूड पाइप में चला जाएगा। सो दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एपीग्लॉटिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम खाना खाते हैं और साथ में हम ब्रीथ भी कर रहे हैं। और जो वॉइस हवा, मतलब जो हमारी आवाज़ आती है वो कैसे आती है, जब हम फोर्सफुली हवा को बाहर एक्सपेल करते हैं। अब आप बोल के देखो, तो जब आप बोल रहे हो ना तो एक तरह से आप अपने अंदर से हवा को बाहर एक्सपेल कर रहे हो। तो जब बाहर हवा एक्सपेल होती है तब उस टाइम पर आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ बनती है, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द लायरिंग्स क्लोजेस द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग फूड, ठीक है, सॉरी नॉट लायरिंग्स, द एपीग्लॉटिस। क्लियर। अब अगर इनकम्प्लीट क्लोजर होता है एपीग्लॉटिस का जब हम खाना स्वॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से ना कुछ खाना जो है वो चला जाए हमारी विंड पाइप में, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि ईसोफेगस में ना जाकर कुछ खाना हमारी विंड पाइप में चला जाए, तो उसकी वजह से ही
जो कफिंग होती है, कई बार खाना खाते खाते बोलते हैं ना, खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि वो हवा, क्योंकि हवा ही है जो हमें बोलने में हेल्प कर रही है, ये हवा ही जो है जो बाहर एक्सपेल हो रही है, हमारे वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रही है और फाइनली हम बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ना ये हवा कहाँ से आएगी, ट्रैकिया से आएगी। तो जब हवा ट्रैकिया से आएगी तो देयर विल बी इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ दिस विंड पाइप, ठीक है। तो अब ये जो विंड पाइप है, जब इसका इनकम्प्लीट क्लोजर होता है, उसकी वजह से ही कई बार खाना स्वॉलो करते करते विंड पाइप में चला जाता है और फिर वो इरिटेशन करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसी से हमें एकदम से बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप ये समझ आ गया कि हमें खांसी क्यों आती है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया है विंड पाइप, ठीक है। तो ट्रैकिया को हम बुलाते हैं, सो दिस इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हम बुलाते हैं विंड पाइप, ठीक है। तो अब एक बार जब हवा फायरिंग से आई, अब वो सीधा जाएगी ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया एक छोटी सी ट्यूब है जो एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करती है और फाइनली वो डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में और एंटर कर जाती है लंग्स में, ठीक है। सो दिस रन्स डाउन बिलो द नेक, clear. Now it runs in the middle of the chest up to a short distance between the two lungs, और दोनों lungs में फिर जब वो डिवाइड हो जाती है तो उन्हें बुलाते हैं ब्रोंकाई। तो बेसिकली ये जो एक सिंगल ट्यूब है, दिस इज ट्रैकिया, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, ठीक है। सो दिस इज राइट ब्रोंकस एंड दिस वन इज द लेफ्ट ब्रोंकस, क्लियर। अब इसके आगे क्या है कि ये जो डिवीजन हो गया है, लेकिन यहां पर ना आप एक चीज देखो, मान लो कि एक ऐसा टाइम है जब हमारे ट्रैकिया में हवा नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, तो उस टाइम के लिए कि हमारी जो ट्रैकिया है ना वो कोलैप्स ना कर जाए, तो देयर आर दीज सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया। तो आप ये लाइंस देख रहे हो, रिंग्स देख रहे हो। सो दीज आर द सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो इनका काम होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना उस टाइम पर जब हमारे ट्रैकिया में हवा नहीं है, ठीक है। नाउ ये अब अगर हम थ्रू आउट ये जो ट्यूब वाला सिस्टम है ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ना काफ़ी सारे सीलिया होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। इन सीलिया होने से हमें क्या फ़ायदा है, ये सीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो हवा के साथ जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ये उन सब को क्या करता है, ये उन सब को बाहर पुश कर देता है। ये हमारे नॉस्ट्रिल से इन अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। सो दी सीलिया दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज द ब्रोंकाई। तो हमने डिस्कस किया ट्रैकिया के ऊपर डिस्कस किए कार्टिलेजिनस रिंग्स, और उसके बाद इसका डिविजन इनटू द ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। सो दिस इज लेफ्ट bronchi and this one is right bronchi, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना ये जो ब्रोंकस है वो एक लेफ्ट लंग में एंटर हो जाएगा और दूसरा राइट लंग में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द लंग। सो दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज द राइट लंग, ठीक है। तो फाइनली जब ये डिवाइड हो गए तो हमें ये बड़े बड़े ब्रोंकाई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये भी फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, छोटे छोटे डिविजन्स इनके फर्दर हो रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी ब्रांचेस इनसे निकल रही हैं। सो दीज स्मॉल ब्रांचेस दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स, इन्हें हम बुलाते हैं ब्रोंक्यूल्स,
ठीक है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इन्हीं के आगे मतलब इन ब्रोंक्यूल्स के एक तरह से एंड पर हमें कुछ माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे, और इन्हें हम बुलाते हैं एल्वियोलाई। तो बेसिकली एल्वियोलाई ही वो ऑर्गन है जहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो एक लंग की अगर हम बात करें या दोनों लंग्स की हम बात करें तो हमारी लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, और जितनी भी एयर हम ब्रीद करते हैं या इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो सारी एयर हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन चली जाती है इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये होता है गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पर एल्वियोलाई जो होते हैं ना, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, और एल्वियोलाई के अराउंड भी काफी सारी ब्लड वेसल्स हैं जो इसकी वॉल्स को कवर कर रही है। तो यहाँ पर जो वॉल्स होती है ना एल्वियोलाई की, वो बहुत पतली होती है, मतलब इतनी पतली होती है कि ये जो लेयर है ना एल्वियोलाई के वॉल की, ये बनी होती है वन सेल से। मतलब वन सेल इन द सेंस की जो लेयर होती है ना, इट इज वन सेल्ड थिक, ठीक है। मतलब एक मोटी सी परत नहीं होती है सेल्स की, एक सेल की पतली सी परत होती है। और क्योंकि ये इतनी थिन होती है वॉल, तो यहाँ पर डिफ्यूजन इजी हो जाता है। तो डिफ्यूजन किसका, कि कुछ गैसेस अंदर जाएंगी और कुछ बाहर आएंगी, क्योंकि बहुत पतली लेयर है, बहुत पतली सेल वॉल है, तो इसकी वजह से जो डिफ्यूजन है गैसेस का, वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट इज द लंग्स। लंग्स दो हमारे, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास है अ पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। सो दिस वन इज द राइट लंग, ठीक है। सो दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो लंग्स है ना, वो एक्चुअली एक पेयर है ऑफ पिंक स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स का। और ये इलास्टिक ऑर्गन अगर आप इसको अच्छे से देखो, एक पूरे स्केलेटन सिस्टम के साथ देखो, तो जो हमारी बॉडी में रिब्स होती हैं ना, वो इन्हीं लंग्स के ऊपर होती हैं। और रिब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि लंग्स एक वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। सो दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स, ठीक है। तो इनके ऊपर ऐसे रिब्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लेफ्ट लंग को अगर हम देखें ना, तो वो राइट से थोड़ी छोटी है। राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स हैं, लेकिन लेफ्ट लंग में हमारे पास सिर्फ 2 लोब्स हैं। ऐसा क्यों है? सोचो, एक ऑर्गन है, काफी वाइटल ऑर्गन है, जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है और राइट साइड पे नहीं होता है। मतलब होता सेंटर में है, लेकिन ज्यादा वो लेफ्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ कम होता है। सोचो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में? सो दैट इज हार्ट। तो हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देती है हार्ट को अपनी जगह बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट लंग थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर टू द राइट लंग। द नेक्स्ट वन इज, अब अगर हम लंग्स की बात करें तो हमने बोला कि इसके ऊपर ना एक रिब, अपनी चेस्ट को अगर आप प्रेस करके देखोगे तो आपको रिब्स फील होंगी। तो बस इन्हीं रिब्स के नीचे आपको लंग्स देखने को मिलती हैं। अब हमने ऊपर से तो देख लिया कि रिब्स हैं, लेकिन नीचे से इनके पास कुछ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है इनके नीचे, और इस स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं डायाफ्राम। क्या बुलाते हैं? डायाफ्राम। तो लंग्स जो है वो बेसिकली डायाफ्राम पे रेस्ट करती हैं। तो इनके ऊपर ना जो लंग्स होती हैं उनके ऊपर एक मस्कुलर शीट होती है विच डिवाइड्स इंटरनली in the body into the 2 cavities, or that is the chest cavity or the thoracic cavity and the abdominal cavity, ठीक है।
तो लंग्स के नीचे ना एक आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसे हम डायफ्राम बुलाते हैं, और ये हमारी बॉडी को इंटरनली डिवाइड कर देता है चेस्ट कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये जो स्ट्रक्चर है इससे हमारी बॉडी में एक तरह से हमारी लंग्स को एक रेस्टिंग प्लेस मिलता है, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रीदिंग, जब हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, व्हेन वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस डायफ्राम इन आवर बॉडी। तो अब लंग्स जो होती है ना, एक तो इनके ऊपर एक ऐसे रिब केज है, ठीक है, रिब्स हैं जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसके सिवा क्योंकि ये काफ़ी वाइटल ऑर्गन है, इसमें कुछ और प्रोटेक्शन लेयर्स भी होती हैं। तो इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बुलाते हैं प्लूरा। सो देयर आर 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सो दीज आर इनर एंड आउटर। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो उसे हम बुलाते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी लंग्स को। क्लियर। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये समझना कि जब हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है तो क्या हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हमने एल्वियोलर सैक्स बुलाया था। इन एल्वियोलर सैक्स में ही एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। बाकी जितना भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है वो एक पैसेज है एयर के लिए एल्वियोलर सैक तक पहुंचने का, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक में क्या होता है, आप इसको एल्वियोलर सैक मान लीजिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारे ब्रोंकियोल्स थे, ठीक है। तो ये क्या थे, दीज वर द ब्रोंकियोल्स, और उसके अंदर यहाँ पर ये है एल्वियोलर सैक, और उसके अराउंड ये जो हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इनके जो नाम है ब्लड वेसल्स के वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हैं ब्लड वेसल्स जो कि एल्वियोलर सैक को सराउंड कर रही हैं। अब एल्वियोलर सैक की जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी थिन है जो डिफ्यूजन को अलाउ करती है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। सो डिफ्यूजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे गैसेस जो है ना वो एक तरफ से दूसरी तरफ को मूव कर जाती हैं। कैसे मूव करेंगी, तो अब जो हवा, जो एयर हम ब्रीथ इन कर रहे हैं दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब एयर आई है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। तो क्योंकि यहाँ पर एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द ब्लड, ठीक है। दूसरी तरफ जो ब्लड आया है हमारी बॉडी से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी इनटू द एल्वियोलर सैक। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन में है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो, और यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो एल्वियोलर सैक से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में चली गई, और दूसरी तरफ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल में ज़्यादा थी और एल्वियोलर एयर में कम थी, तो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर एयर में एंटर कर गई, ठीक है। सो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दिस इज हाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोलर सैक। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो दिस गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट some few more things about the gaseous exchange। तो ऑक्सीजन जो है लंग से वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द ब्लड। अब यहाँ पर क्योंकि क्या मैंने बताया, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है इसलिए ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम थी। दूसरी तरफ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी और वो एल्वियोलर एयर में कम थी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलर एयर में आ जाएगी, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन चली जाएगी इनटू दीज ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स में ये मिल जाएगी जाके हीमोग्लोबिन से,
ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, अब ये जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ये ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू lungs and it is exhaled out. So do this process. So first of all inhale through your nostrils, ठीक है। तो when you will inhale, तो यहाँ पर काफ़ी ऑक्सीजन रिच एयर आपके अंदर गई है, and when you exhale, ठीक है, exhale out. So when you exhale, so this air which you are exhaling out, this is rich in carbon dioxide now. ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फेजेस इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में फेजेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बुलाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम इनहेल करते हैं एंड वी एक्सहेल आउट। सो दिस इज ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग इतना ही है कि हवा को अंदर लेना है और हवा को बाहर निकालना है। सो दैट इज ब्रीदिंग। सेकेंड इज द गैसियस ट्रांसपोर्ट। अब हमने देखा कि कैसे एल्वियोलर सैक में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और ऑक्सीजन बाहर चली गई इनटू द ब्लड वेसल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। कहाँ पर लेकर जाएगा? बॉडी के सेल्स में जाएगा, जहाँ पर ग्लूकोज होगा, और जाके ये ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। वहीं पर जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है ना, ये बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, या फिर एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है। तो इसको रिमूव जब करना है तो ये ऑक्सीजन अब बाइंड कर जाती है वापस से ब्लड में, जिसके साथ ऑक्सीजन आई थी। तो ऑक्सीजन सेल में चली गई और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई, एंड नाउ दिस ब्लड विल फ्लो बैक टू द लंग्स, और लंग्स से इसको एक्सपेल कर देगी फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब यहाँ पर लास्ट प्रोसेस, लास्ट फेज है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पीछे वाले स्टेप में ही बता चुकी हूँ, जहाँ पर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ पर ग्लूकोज पर ऑक्सीजन एक्ट कर रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है प्लस वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो दीज आर द 3 phases ऑफ रेस्पिरेशन। Coming on to the next, that is mechanism of breathing, ठीक है। तो breathing क्या है? breathing एक physical process है। breathing क्या है? In general terms, what is breathing? बताओ जल्दी से। It is just inhalation and exhalation, हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना। सो इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज ड्रॉन इनटू द लंग्स एंड एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन मीन्स एक्सहेलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एयर गोज इन, ठीक है, एयर गोज इन, एंड एक्सहेलेशन में air comes out. Clear? Okay, good. So the next is, let us talk about both of these, inhalation and exhalation in detail. तो जब हम inhale करते हैं तो हमारा जो respiratory system है वो कैसे act करता है, और जब हम exhale करते हैं तो कैसे करता है। तो let me tell you one very important thing. दोनों के केस में ना, जो भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के मूवमेंट्स की बात करेंगे ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीके से वो चलेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, एक बार इनहेल करके देखो, ठीक है। तो जब आप इनहेल करोगे तो क्या होगा, आपकी जो चेस्ट कैविटी है ना वो आपको एकदम ऐसे फूलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, एकदम रेज्ड पोजीशन में दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो चेस्ट है ना वो एक्सपैंड कर रही है। तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है, क्योंकि बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो जब आप ब्रीद इन करते हो ना, तो आपका जो चेस्ट का कैविटी है, ये जो इनर कैविटी है चेस्ट की ना, ये इसका वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, और फाइनली क्या होगा कि जितने भी मसल्स हैं
जो इस चेस्ट कैविटी से अटैच्ड है। जैसे हमने रिब केज की बात की, तो रिब्स वाली जो मसल्स हैं, इवन जो डायाफ्राम की मसल्स हैं, ये सारी की सारी जो है ना वो अपनी पोजीशन से मूव करना शुरू कर देंगी। तो जो रिब्स है या स्टर्नम है वो रेज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होके ना इट विल मूव डाउनवर्ड, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, रिब्स बाहर को जाएंगी, तो ये जो इंटरनल कैविटी है ना ये एक्सपैंड कर जाएगी। अब इस एक्सपेंशन को ही हम बुलाते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, खूब सारी हवा बाहर से अंदर आएगी इनटू आवर चेस्ट कैविटी। द नेक्स्ट वन इज दिस, जहां पर क्या होगा कि अब आप एक्सहेल करके देखो, तो करो, जस्ट गिव आउट द एयर, जस्ट एक्सहेल आउट, सॉरी, ठीक है, जस्ट एक्सहेल आउट। तो एक्सहेल आउट जब आप करोगे ना, तो उस टाइम पर जितना भी एयर है वो आपकी बॉडी से, आपकी चेस्ट कैविटी से बाहर आएगा। तो उसके लिए जो आपका स्टर्नम है, आपकी जो रिब केज है, वो सारे वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, चेस्ट कैविटी भी रिड्यूस हो जाएगी एंड इवन द डायफ्राम विल बी रिलैक्स्ड नाउ, और वो ऊपर की तरफ को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो एक में जब हमें हवा को अंदर लेना है, तो अब किसी भी चीज़ को अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर अकोमोडेट करना है, तो उसके लिए, या किसी भी चीज़ को मान लो घर के अंदर अकोमोडेट करना है, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा जगह बनानी पड़ेगी। तो वैसा ही यहाँ पर हमारी लंग्स कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि हवा अंदर आ रही है, चेस्ट कैविटी फूल रही है, एकदम ब्रॉड हो रही है, ठीक है, और मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, उसके लिए स्टर्नम, रिब, सब चीज़ें मूव कर रही हैं बाहर की तरफ को, डायफ्राम नीचे की तरफ को जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए हमारी चेस्ट कैविटी का। एंड इन टर्न जब हम एक्सपायर कर रहे हैं, जब हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं, उस टाइम पर हवा को बाहर पुश आउट करना है, तो हमें इस वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो बाहर चली जाए। तो स्टर्नम, डायफ्राम, चेस्ट मसल्स, ये सारी की सारी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग। तो ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी। कैसा है, इनवॉलंटरी। व्हाट इज दिस इनवॉलंटरी, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब मैं आपको बोलूं कि अपने ब्लड फ्लो को बोलो कि रुक जाओ, ठीक है, मत जाओ और बस एक जगह खड़े रहो, तो ऐसा होगा? नो, बिकॉज दैट प्रोसेस इज इनवॉलंटरी। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने हार्ट बीट को रोक दो, इज इट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट प्रोसेस इज इनवॉलंटरी, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद से हो रहा है। जब आप खाना खाते हो, तो जब तक वो खाना आपके माउथ में है और आपने स्वॉलो नहीं किया, तब तक वो आपके कंट्रोल में है कि अब उस खाने को च्यू करना है या माउथ में रखना है या स्पिट आउट कर देना है। लेकिन एक बार खाना आपके अंदर चला गया, आपकी ईसोफेगस से पास हो गया, स्टमक तक पहुंच गया, अब जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो खुद से होगा। अब उस खाने को बाहर निकालना आपके कंट्रोल में नहीं है या डाइजेस्ट कराना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो दैट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। सो वैसे ही ब्रीदिंग भी एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सटेंट इज वेरी लेस। तो जैसे कि अगर मैं अब आपको बोलूं कि डोंट ब्रीथ, सो कैन यू स्टे विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, एक छोटे से टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ब्रीद ना करो और आप एकदम शांत बैठे रहो, लेकिन फाइनली आपको ब्रीद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो खुद से होने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, आप उसको नहीं रोक पाओगे, क्लियर। देन इवन द डीप ब्रीदिंग, तो जब भी हम योगा करते हैं तो उस टाइम पर हमें डीप ब्रीथ करने को बोला जाता है। तो ये जो डीप ब्रीदिंग है ना, दिस इज अगेन एक ऐसा प्रोसेस जो वॉलंटरी है, मतलब ब्रीदिंग को आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, राइट। सो अदरवाइज नॉर्मली इफ वी सी ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, राइट। अब जो हवा
जो हम अंदर लेते हैं और जो हम बाहर निकालते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनहेल किया है तो इनहेल करने पर जितनी भी हवा आपके अंदर गई है वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो उस हवा के साथ गई है वो यूज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सो इंस्पायर्ड एयर जो हम हवा अंदर लेते हैं उसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो हम हवा एक्सहेल आउट करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होता है और वो भी बहुत कम नहीं, दैट इज ऑल्सो 16%। ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो हम इनहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 0.04% जाता है, लेकिन जब हम एक्सहेल आउट करते हैं जो हमारी एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट इज 4%। ठीक है। तो एज कंपेयर टू 0.04%, 4% इज क्वाइट हायर। देन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हम जितनी इनहेल करते हैं सो अप्रॉक्सीमेटली 97% हम, नॉट 97 बट 79% हम इनहेल करते हैं और उतनी ही हम एक्सहेल भी कर देते हैं। देन वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो पानी में हवा में होते हैं, वो काफ़ी लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सहेल्ड एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो डू यू रिमेंबर दैट रिएक्शन वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है और हमें खूब सारी एनर्जी मिल रही है। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ बेसिकली रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर वाटर वेपर्स भी हैं, तो इसीलिए एक्सहेल्ड एयर में वाटर वेपर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब द क्वेश्चन ओवर हियर कम्स इज व्हाई डू वी स्नीज। कई बार होता है ना, अचानक से छींक आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि ये जो स्नीजिंग है ना, स्नीजिंग तब होता है जब हमारी एयर जो है उसके साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं। कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स दे एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारे पास है नॉस्ट्रिल हेयर और साथ ही साथ यहाँ पर है म्यूकस, तो यहाँ पर ना काफ़ी इरिटेशन होने लग जाती है हमारे नेसल पैसेज में, और इसी वजह से, इस इरिटेशन की वजह से ही एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्नीजिंग। तो जब हम स्नीज करते हैं तो जो ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं दे कम आउट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो दोनों में हो क्या रहा है, देखो बड़ा ही सिंपल है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने हवा को अंदर लेना है और हवा को बाहर निकालना है, लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज करके हमारी बॉडी ने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और वहीं पर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब बायोलॉजिकल और केमिकल्स भी आ रहे हैं बीच में, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सो एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लोडेड एयर इज गिवन आउट, सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, वेयर एज ब्रीदिंग में लंग्स इन्वॉल्व होती हैं और रेस्पिरेशन में जो लिविंग सेल्स हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स काफ़ी होते हैं और इनका मेजर रीज़न है एयर पॉल्यूशन। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस, मतलब जो हमारे ब्रोंकाई है ना, जो हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया हमारी डिवाइड हुई थी दो पैसेजेस में जिन्हें हमने ब्रोंकाई बुलाया था। तो जब यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, सो द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन विच द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई बिकम्स इन्फ्लेम्ड, तो यहाँ पर ये जो ब्रोंकाई की लाइनिंग है ना, जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो होता है ब्रोंकाइटिस। सो ये एक इरिटेटेड मेम्ब्रेन है जो स्वेल हो जाती है, और इस मेम्ब्रेन के ये कुछ ऐसा है पैसेज है। ठीक है। तो अदरवाइज ये नॉर्मल होगा, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा ना तो ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये स्वेल हो जाएगी
और अब आपके पास ये जो पैसेज है ना ये काफ़ी नैरो हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो जब पैसेज नैरो हो जाएगा तो एयर भी कम पास होगी, एयर को पास होने में भी डिफिकल्टी होगी। तो इस केस में ब्रेथलेसनेस और कफिंग जो है ना वो काफ़ी कॉमन होता है इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज? तो ब्रोंकाइटिस होता क्यों है, कैसे होता है? तो एक तो रीज़न है इसका मेनली वायरस रीज़न है, और दूसरा इसका रीज़न है एयर पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग। तो जो हमारे आसपास हवा पॉल्यूटेड होती है, अगर हम पॉल्यूटेड हवा को इनहेल करते हैं तो उससे ब्रोंकाइटिस होता है। और साथ में ही जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनमें इन्फ्लेम्ड जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो इन्फ्लेम्ड एरिया है दैट इज क्वाइट कॉमन। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो देखो एक ट्रीटमेंट तो यही है कि अपने आसपास की हवा को साफ रखो, और वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है जो हम करते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा है स्मोकिंग मत करो, एंड यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स लेने हैं, एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी है, अपने हाथों को वॉश करना है और एडिक्वेट रेस्ट लेनी है इस टाइम पर, ठीक है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द एस्थमा। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एज़मा। एज़मा जिसे हम अस्थमा बुलाते हैं इन हिंदी, ठीक है। तो अस्थमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब एक बहुत ही सिवियर वाला डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है इन द एयर पैसेजेस। तो वैसे ही जैसे हम वहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये ल्यूमन है ना, अब ये काफ़ी नैरो हो गया है। यहाँ पर जो अंदर की लाइनिंग है हमारे एयर पैसेजेस की, वो क्या हो जाती है, वो इन्फ्लेम हो जाती है, वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये पीरियोडिकली होता है, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इन्फ्लेम्ड ही रहती हैं, ये कभी कभी होता है। जैसे आपने अगर कोई एज़मा पेशेंट आपने देखा होगा तो हर टाइम उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वो काम कर रहा है, अचानक से या टेंशन प्रेशर कुछ भी आए, अचानक से ब्रेथलेसनेस होना वो शुरू हो जाता है। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज दिस इन्फ्लेम्ड एयर पैसेजेस, जो स्वेलिंग हो जाती है एयर पैसेजेस में वो। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि जब एस्थमेटिक अटैक होता है तो जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको अपनी चेस्ट में ना काफ़ी टाइट फील होता है, और उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होने लग जाती हैं, और वीजिंग होती है। वीजिंग मतलब कि जब हम ब्रीद करते हैं ना तो हमारी इस सांस लेने से या सांस छोड़ने से एक विसल साउंड प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज वीजिंग, ठीक है। सो विसल साउंड इज प्रोड्यूस, सो दैट इज कॉल्ड एज वीजिंग। तो इस वीजिंग का जो ये प्रोसेस है ना, मतलब ये वीजिंग क्यों होती है? वीजिंग होती है जब हमारे एयर पैसेजेस थोड़े ब्लॉक्ड होते हैं, स्पेशली एज़मा में ये हमें देखने को मिलता है। तो कॉजेज क्या हैं, मतलब एज़मा होता क्यों है? तो एज़मा होता है एयर पॉल्यूटेंट से और एलर्जिन से। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट की है, पॉलेंस की है, तो उसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो यहाँ पर ब्रोंकियोडाइलेटर्स का यूज होता है, ठीक है। मतलब जो ब्रोंक्यूल्स को, इन एयर पैसेजेस को डायलेट करती हैं, इनका जो इनर सरफेस एरिया है उसको, इनर जो सरफेस है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो मतलब कि इस कंडीशन से वो इस कंडीशन तक लेकर आती हैं, जो अंदर स्वेलिंग हुई होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको लोअर डाउन करती है। तो आपने ना कई लोगों को ये वाले इनहेलर्स यूज़ करते हुए देखा होगा, स्पेशली एज़मा जिन लोगों को होता है वो इनहेलर हमेशा अपने पास रखते हैं। तो इनमें क्या होती हैं? इनमें होती हैं कुछ मेडिसिन्स जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो हमारे एयर पैसेजेस को डायलेट करते हैं और ज़्यादा हवा को पास होने देते हैं फ्रॉम आर ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली जब ज़्यादा हवा पास होगी तो ब्रेथलेसनेस भी नहीं होगी, कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। तो उसके लिए इन पैसेजेस की इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को कम करना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर पास हो, और जब एयर पास होगी तो ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन है वो नॉर्मल आ जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज दैट इज निमोनिया। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है,
ठीक है। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसमें ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करके हमारी बॉडी में एल्वियोलाई में पहुंच जाते हैं। एल्वियोलाई जिन्हें हम एयर सैक्स भी बुलाते हैं। तो एयर सैक्स में पहुंचने के बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे एयर सैक्स को, आप ये देख रहे हो, सो हमारे एयर सैक्स को ये फिल कर देते हैं किससे? एक फ्लूइड से। अब जब ऐसा हो जाता है, अगर हमारे ये एयर सैक फ्लूइड से फिल होंगे तो हवा के लिए जगह नहीं होगी, और अगर ये फ्लूइड हमारे एयर सैक में, मान लो ये एयर सैक है और इसके साइड साइड में फ्लूइड है, तो क्या आपको लगता है कि अब यहाँ पर एक तरह से इस एयर सैक की लाइनिंग काफ़ी थिक हो जाएगी? तो लाइनिंग जब थिक हो जाएगी तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन है ना गैसेस का, वो इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइनिंग थिक हो जाएगी। तो डिफ्यूजन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि लाइनिंग काफ़ी थिन है, तो इजी गैसेस एक तरफ से दूसरी तरफ को मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लाइनिंग थिक हो गई या फिर पानी से भर गया, तो पानी से डिफ्यूजन होना अगेन डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसकी वजह से एक इंसान को चेस्ट पेन होती है, चिल्स आते हैं और इवन हाई फीवर भी देखने को मिलता है निमोनिया में। तो यहाँ पर एक तरह से इनसफिशिएंट डिफ्यूजन होता है। देन इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो ये होता है एयर के कांटेक्ट से, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको निमोनिया हो उसके कांटेक्ट में अगर कोई इंसान जाता है तो ये होता है। द ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक भी कौन सी? पेनिसिलिन। ठीक है, इस नाम को याद रख लो, कभी भी कोई बोले कि एंटीबायोटिक का नाम बताओ तो आप पेनिसिलिन बोल देना। ठीक है। सो आई होप जितना अभी तक हमने कवर किया है वो आपको समझ आया है। तो अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com। तो अब हम आते हैं अपनी लास्ट डिसऑर्डर पे, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे इन शॉर्ट टीबी भी बुलाया जाता है। तो टीबी भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो लास्ट इन्फेक्शन कौन सा पड़ा था? निमोनिया। निमोनिया और टीबी दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि एक इंसान जो है ना, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर भी इंसान कॉन्टिन्यूसली कफिंग करता है, ठीक है, खांसता रहता है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है दैट सफर्स फ्रॉम कॉन्टिन्यूस कफ, लो फीवर, चेस्ट पेन और वेट लॉस। तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं एक टीबी वाले पेशेंट में। और यहाँ पर होता क्या है कि किसी भी तरह से हवा में, डस्ट में, या कोई स्पिट आउट करता है उसके स्पूटम में, अगर किसी भी तरह का टीबी का बैक्टीरिया होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ना दैट इज माइकोबैक्टीरियम। तो अगर ये बैक्टीरिया किसी भी जगह पर होता है, हवा में, डस्ट में, और किसी भी तरह हम उसको इनहेल कर लेते हैं, तो यहाँ पर टीबी हो सकता है एक पेशेंट को, मतलब एक हेल्दी इंसान को क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको सबसे पहले एक वैक्सीन दी जाती है दैट इज BCG, एंड दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट टीबी। तो टीबी से बचाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए एक बच्चे को वैक्सीन दी जाती है, और वैसे ही ये वैक्सीन बड़ों को भी दी जाती है। अब यहाँ पर एक एंटीबायोटिक है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच इज गिवन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो हमने लास्ट कौन सा पढ़ा था? निमोनिया, ठीक है, जो पी से स्टार्ट हो रहा था, और उसका जो एंटीबायोटिक था वो भी पी से स्टार्ट हो रहा था। कौन सा? पेनिसिलिन। दिस इज ट्यूबरक्लोसिस, और इसकी जो एंटीबायोटिक है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इन दोनों चीज़ों को याद रख लेना, क्योंकि दीज कैन बी 1 मार्कर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आगे बढ़ें। नाउ बिफोर वी कंक्लूड आवर सेशन टुडे, लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। व्हाई डू आवर बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन? जल्दी से बताओ, क्यों चाहिए ऑक्सीजन? इतनी लंबी चौड़ी कहानी पड़ी है, ऑक्सीजन चाहिए क्यों? ऑक्सीजन चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो ग्लूकोज है, उसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए। किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो, जिसकी वजह से, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, वाटर बाहर निकले, और साथ में एनर्जी रिलीज हो। और इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये हम ATP की फॉर्म में होती है, और इसी एनर्जी की वजह से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है,
राइट तो अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी और फाइनली हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम अपने डेली के बेसिक काम, बोलना भी है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो देखो हमने पढ़ा था कि ये एक कॉमन पैसेज है जिसे हमने फायरिंग्स बुलाया था, और उसके बाद ये जो फायरिंग्स है ये दो तरह से डिवाइड हो जाता है, मतलब दो ब्रांचेस में चला जाता है। सो दिस पैसेज वाज फायरिंग्स। ठीक है, और ये क्या है, दिस पैसेज इज ट्रैकिया। अब ये जो आगे को जा रहा है दिस इज ट्रैकिया, और दूसरा क्या है, फूड पाइप है जिसे हम ईसोफेगस भी बुलाते हैं। सो ट्रैकिया इज विंड पाइप एंड ईसोफेगस इज फूड पाइप। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम खाना स्वॉलो करेंगे तो वो हो सकता है कि हमारी विंड पाइप में आ जाए, तो इसीलिए खाने को विंड पाइप में जाने से बचाने के लिए हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक कवरिंग है, एक फ्लैप है जिसे हमने एपिग्लॉटिस बुलाया है। ये फ्लैप कवर कर देता है किसको, ट्रैकिया को, ताकि खाना जो है वो फूड पाइप में जाए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। So this was all from the today's session. If you have any doubts, please ask them on Ask Question section of learnohub.com. So we will meet in our next session. Till then you all take care, and as you all know, learnohub मतलब free है पर best है।